प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान सरकार के स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत ये हमारा कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का तीसरा वीडियो है। आज हम भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों को समझेंगे। इससे पहले कि मैं यह प्रारंभ करूं, आप अपनी पाठ्यपुस्तकों को अपने हाथ में ले लें और ये वीडियो देखते वक्त अपनी पाठ्यपुस्तकों के साथ तारतम्य बनाते हुए हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को ज़्यादा आनंद अपनी पाठ्यपुस्तकों के साथ पढ़ने में ही आता है। तो इसके साथ कई विद्यार्थियों ने मुझे ये कहा भी है कि सर जो पाठ है उसकी जो भाषा है उसके आधार पर आप हमें इसको डिस्क्राइब कर दें। तो आज मैंने पाठ्यपुस्तक को अपने वीडियो में शामिल किया है। कक्षा 12 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक मेरे पास है। तो आज का टॉपिक है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। मैंने आपको समझाया है कि संघात्मक जो व्यवस्था है, संघीय जो व्यवस्था है, उसको पहले हम परिभाषित कर लें। तो मैं यूँ कहता हूँ, शासन के जो स्तर हैं उन स्तरों को जब हम दो भागों में बांटते हैं, केंद्र और राज्य, तब हम जो है इन दोनों शासन के स्तरों के बीच में जो विभाजन है शक्तियों का, इस विभाजित शक्ति के आधार पर जो शासन के स्तर कार्य करते हैं, इसे ही संघात्मक या संघीय व्यवस्था कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे फेडरलिज्म या फेडरेशन कहा जाता है। मैंने इसका सर्वोत्तम उदाहरण आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पिछले वीडियो में बताया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब मैंने ये कहा कि केंद्र को हम यहाँ संविधान के अनुसार संघ बोलते हैं, केंद्र शब्द का प्रयोग हम नहीं करते, लेकिन केंद्राभिमुखी जो शासन है, केंद्र की ओर झुका हुआ जो शासन है, वो भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता है। इसलिए हम इसे केंद्र सरकार भी कह देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इसका जो शब्द है, सही शब्द जो है वो है संघ सरकार। मैंने आपको अनुच्छेद 1 के बारे में बताया था कि अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ से क्या बात है, क्या तात्पर्य है? यूनियन ऑफ द स्टेट। संघ शब्द से यहाँ जो अर्थ है वो यूनियन है, ना कि फेडरेशन। अब पाठ्यपुस्तक के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें हम दो प्रकार के संघीय ढांचे को ले सकते हैं। दो प्रकार में क्या है? पहला प्रकार और पहला उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में किस प्रकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं? इसमें बहुत सारे संप्रभु राज्य, बहुत सारे अलग अलग संप्रभु जो राज्य हैं वो एक साथ एकत्रित हुए, एक मंच पर आए। मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 राज्य हैं। 5 राज्यों ने कहा कि एक मंच पर आकर कि हम एक साथ एक ऐसी संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं संघीय व्यवस्था, फेडरेशन वाली व्यवस्था, जिसे हम उदाहरण के रूप में अमेरिका को ले सकते हैं। अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने मिलकर संधि समझौते के माध्यम से ये तय किया कि ये शक्तियां तो हम संघ के पास रखेंगे और बाकी शक्तियों को हम राज्यों में बांट देंगे। तो ऐसी शासन व्यवस्था परिशुद्ध रूप से संघात्मक व्यवस्था कहलाई। लेकिन एक दूसरा उदाहरण होता है संघीय व्यवस्था का, अमेरिका के अलावा अगर हम देखें इसको, वो है भारत। भारत में क्या हुआ? भारत में क्या किया गया? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भारत जो संपूर्ण भारत है उसको हमने कई इकाई राज्यों में बांट दिया। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कितने राज्य हैं? अभी हाल ही में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर 29वां जो राज्य था उसे अब संघ शासित प्रदेशों में 2 प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। राज्यों की संख्या रह गई जिसे हम कहते हैं इकाई राज्य। किस प्रकार के राज्य है? इकाई राज्य। तो इकाई राज्यों की संख्या रह गई है छात्रों 28। तो इन 28 राज्यों में मान लीजिए 1 राजस्थान है, 2 पंजाब है, 3 हिमाचल प्रदेश है, 4 उत्तराखंड है, 5 बिहार है, 6 महाराष्ट्र है। इस प्रकार से हमारे अलग अलग ये राज्य बन गए। इन राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया है। जब केंद्र से राज्य की ओर हमने इस प्रकार का विभाजन किया है तो यह दूसरा उदाहरण हो गया। लेकिन हमने इसको फेडरेशन नहीं कहा, हमने कहा यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। अमेरिका वाले उदाहरण में राज्यों को अलग होने की आज़ादी दी गई थी,
वर्तमान में तो नहीं है उनके पास भी, लेकिन भारत में कभी भी इस प्रकार की आज़ादी इकाई राज्यों को नहीं दी गई। तो सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तर के आधार पर जो हम शासन प्रणाली अपनाते हैं उसे संघवाद कहते हैं। जैसे हमने बताया कि सत्ता और शक्ति का वितरण है, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर भी इस प्रकार से संघीय व्यवस्थाएं हमारे सामने देखने को मिलती है। और जब हम कहते हैं कि संघीय व्यवस्था वाले उदाहरण कौन कौन से देश हैं, तो हम अलग अलग उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको लिख के बताऊं, भारत संघीय व्यवस्था का उदाहरण वाला देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया संघीय व्यवस्था के उदाहरण वाला देश है, जैसे अमेरिका संघीय व्यवस्था के उदाहरण वाला देश है, जैसे कि कनाडा संघीय व्यवस्था के उदाहरण वाला देश है। ये ऐसे देश हैं जो संघीय व्यवस्था के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। अगर कुछ और उदाहरण पाठ्यपुस्तक के हिसाब से लें तो रूस भी इसी प्रकार का है और स्विट्जरलैंड में भी इसी प्रकार की संघीय व्यवस्था है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि भारत की संघीय व्यवस्था के नज़दीक या भारत किस देश की संघीय ढांचे से प्रभावित होकर इस रूप में हमें दिखाई देता है, तो हम कनाडा और भारत की साम्यता रख सकते हैं। भी भारत में जिस प्रकार से संघीय ढांचा है, कनाडा नामक देश में भी इसी प्रकार का संघीय ढांचा दिखाई देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात कर रहे हैं संघवाद के स्थान पर भारत के संविधान में किस शब्दावली का प्रयोग हुआ। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्दावली है अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये 3 विद्वान ले लें और इन 3 शब्दों को ले लें और फिर समझने का प्रयास करें कि भारत की संघीय व्यवस्था के इस स्वरूप को देखकर कई ब्रिटिश विद्वानों ने अलग अलग शब्दावलियां हमारे लिए प्रयुक्त की हैं। केसी वियर कहते हैं कि अर्ध संघीय व्यवस्था है। भारत की संघीय जो व्यवस्था है उसे संघीय ढांचा नहीं कह सकते, उसे हम अर्ध संघीय कहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ गुण तो एकात्मक के ले लेते हैं, कुछ गुण हमने संघात्मक के ले लिए, तो मिक्स सा स्वरूप हो गया, सम्मिश्रित स्वरूप हो गया। इसलिए केसी वियर कहते हैं, जैसे कि इनका नाम भी आधा है, वियर है ना, वियर मतलब आधा वह, तो याद रखने के लिए अर्ध संघीय। किसने कहा? वियर ने कहा। आप ध्यान रखें। फिर ग्रेनविल ऑस्टिन जो अंग्रेजी विद्वान है वो कहते हैं कि सहयोगी संघवाद है। भारत का संघवाद कैसा है? सहयोगी संघवाद। इसके कई उदाहरण भी हैं। अब हम बात करते हैं सहयोगी संघवाद के क्या उदाहरण हैं। मिलजुल कर काम करता है कौन? केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य किस प्रकार से काम करता है? मिलजुल कर। तो केंद्र और राज्य ने मिलजुल कर काम करने के लिए जैसे नीति आयोग बनाया है, नीति आयोग केंद्र और राज्य मिलकर काम करता है यहाँ पर। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ये भी राज्य मिलजुल कर यहाँ बैठकर काम करते हैं, केंद्र और राज्य मिलकर। फिर हम कहते हैं अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो आप कह देंगे कि अनुच्छेद 263 में ये लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। मतलब अगर राज्यों के बीच में विवाद होता है तो मिल बैठकर यहाँ बैठकर उस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये 3 इकाइयाँ ऐसी इकाइयाँ हैं जो हम ये कहते हैं कि सहयोगी संघवाद के उदाहरण के रूप में है। किस रूप में है? सहयोगी संघवाद के उदाहरण के रूप में। लेकिन इन उदाहरणों से या ग्रेनविल ऑस्टिन के कथन सहयोगी संघवाद से हमें ये नहीं समझ लेना है कि कोई विवाद ही नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच में बहुत सारे विवाद भी हैं और उन्हीं को लेकर ये चीज़ें चलती रहती है। जैसे वर्तमान अगर एग्जाम्पल आप लें, वर्तमान समय में जो केंद्र ने कृषि कानून बनाए हैं, उन कृषि कानूनों को लेकर जो हम विवाद देख रहे हैं वो एक दृष्टि से हम उसे केंद्र राज्य विवाद भी कह सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का जब झगड़ा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, तब ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो विवाद को सुलझाने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि ये केंद्राभिमुखी संगठन या केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद है। तो एक जैसे हमें इकाई, संवैधानिक इकाई अगर हमें ध्यान आ रही है, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो फाइनेंशियल कमीशन है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है, ये अपने आप में केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन होता है और केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्त का बंटवारा है, फाइनेंस का बंटवारा है, पैसे का बंटवारा है,
वो वित्त आयोग करता है, लेकिन इसमें केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। तब ऐसी स्थिति में जब वित्त आयोग को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो केंद्र की ओर झुका हुआ है। तो कुल मिलाकर भारत के संविधान में संघीय ढांचे को लेकर विविधताएं सम्मिलित हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग विशेषताओं को हमने एक साथ भारतीय संविधान में शामिल कर दिया है। तीसरे विद्वान है मॉरिस जोन्स। डब्ल्यू मॉरिस जोन्स जो हैं, ये विद्वान कहते हैं कि सौदेबाजी वाला ढांचा है यहाँ भारत में। संघवाद का कैसा ढांचा है? सौदेबाजी। सौदेबाजी किसके बीच में हो रही है? केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में हो रही है। सौदेबाजी का क्या मतलब है? सौदेबाजी का मतलब है कि राज्य सरकार राज्य में किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए केंद्र पर जब दबाव डालती है, राज्य सरकारें जब अपने राज्य में किसी विशेष कार्य हेतु जब केंद्र पर दबाव डालती हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सौदेबाजी वाला ढांचा है। जैसे बिहार राज्य ने कहा हमें आर्थिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं, तो हमें विशेष पैकेज प्रदान कीजिए, विशेष पैकेज के तहत अतिरिक्त धनराशि हमें दीजिए, अन्य राज्यों को आप जितनी दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमें दीजिए। तो इस प्रकार का दबाव बिहार राज्य ने केंद्र पर बनाया। इसके एवज में, किसके एवज में बनाया? क्योंकि बिहार राज्य से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अगर केंद्र की सरकार के अनुकूल नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ बीजेपी है और यहाँ मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, क्षेत्रीय दलों की सरकार है, तो क्षेत्रीय दल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं वो अगर कहते हैं कि हमारे राज्य को आप विशेष सहायता दो, तब हम आपको केंद्र में किसी भी प्रकार की कानून बनाने में संसद में बहुमत की कमी के कारण हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में सौदेबाजी की जाती है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये भारत के संघीय ढांचे की विशेषता हैं या आधारभूत तत्व हैं। पहला पॉइंट ले लेते हैं हम, शासन शक्तियों में बंटवारा। शासन शक्तियों में बंटवारा। अब ये पॉइंट आपको याद करने हैं, शासन शक्तियों का जो बंटवारा है या शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन यहाँ पे किया गया है। इसमें मैं 2-4 चीजें आपको तथ्य के रूप में बता रहा हूँ, वो आपको याद करनी है। देखिए, शासन शक्तियों का बंटवारा ये तो संघीय ढांचे की पहली विशेषता है, भारत में भी है। अनुच्छेद 246 अभी मैंने बोला भी था, इसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 प्रकार की सूचियां अनुच्छेद 46 में लिखी हुई हैं। इन सूचियों में क्या क्या विषय हैं, इन सूचियों में क्या क्या विषय हैं, इनका उल्लेख 7th शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में है। जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, इसमें इन तीनों सूचियों के अंदर कितने कितने और कौन कौन से विषय हैं इनका उल्लेख किया गया है। मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। जैसे संघ सूची के उदाहरण लें, रेलवे है, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, परिवहन है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि हवाई जहाज है, समुद्री जहाज हैं। इस प्रकार से जो ये परिवहन एवं संचार है, तो ये सारी चीज़ें संघ सूची के विषय में सम्मिलित हैं, अर्थात संघ सरकार ही कानून बनाएगी। राज्य सूची में, जैसे कि राज्य सूची में पुलिस है, जैसे कि कृषि है, जैसे कि राज्य सूची में अनेक अन्य उदाहरण भी हैं, मनोरंजन कर है, तो ये राज्य सूची के विषय हैं, तो राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची, इसमें शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है ना, तो इस पे कानून दोनों सरकारें बना सकती है। विवाद की स्थिति में किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का कानून मान्य होगा। अगर इन सूचियों में जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसके अलावा अगर कोई विषय बच गया है, जिसे हम कहते हैं अवशिष्ट विषय, बचे हुए विषय, ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हुए, इन पर कानून बनाएगा केंद्र सरकार। कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। तो ये व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है कि शासन शक्तियों का हमने स्पष्ट विभाजन कर रखा है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हम मानते हैं दूसरी विशेषता की ओर बढ़ते हैं, निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हमारे संविधान की भी विशेषता हम कह सकते हैं, ये हम संघीय ढांचे की विशेषता भी कह सकते हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, और आपको ये बिंदु पॉइंट याद रखने हैं, निष्पक्ष न्यायपालिका। अब देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जहां शासन शक्तियों का बंटवारा हो चुका है,
केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सरकारों के बीच में विवाद हो सकता है, विवाद होना तय है। जैसे वर्तमान में भी हमें कृषि कानून को लेकर, कृषि विपणन व्यापार विधेयक, इन चीज़ों को लेकर हमें दिखाई भी दे रहा है। इसके लिए जब केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो, केंद्र और राज्यों के बीच में, तो इन विवादों का निस्तारण कौन करे, इन विवादों को हल कौन करे, तो उसके लिए बनी हुई है न्यायपालिका। और न्यायपालिका दो स्वरूप हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने है, हाई कोर्ट भी है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में उत्पन्न विवादों को निस्तारित या निपटान उसका करने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। और हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, बिना किसी भेदभाव के संविधान के अनुरूप वह निर्णय देती है और किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन आर्टिकल जब हम 14 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 14, ये मूल अधिकार का अनुच्छेद 14 है, जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। मतलब विधि के समक्ष समानता है और कानून का समान संरक्षण है। इन दोनों का अर्थ क्या है? विधि का शासन, कानून का राज है, विधि का शासन। कानून का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, कानून का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। अगर केंद्र या राज्य सरकार में से कोई भी विधि या कानून का उल्लंघन कर रही है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस सरकार को ऐसा करने से रोक देगी। ये हमारे संघीय ढांचे की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। तो तीसरी विशेषता संविधान की सर्वोच्चता। भारत के अंदर अब अगर हम ये कहें कि जो भी हम नाम ले रहे हैं, चाहे हम बोलें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, चाहे हम कोई भी अंग ले लें सरकार का, ये सभी अपनी शक्तियां कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम कहते हैं संविधान से। कहाँ से प्राप्त करते हैं ये सभी अपनी शक्तियां? संविधान से। भारतीय संघवाद के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। सबसे ऊपर कौन? संविधान। और संविधान सबसे ऊपर है, ये किसने किया? भारत की जनता ने। संप्रभुता किसके हाथ में है? भारत की जनता। संविधान किसने बनाया? भारत की जनता ने बनाया। भारत की जनता मतलब संविधान सभा के सदस्यों ने भारत की जनता की ओर से बैठकर संविधान को बनाया है। हम कहते हैं चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों ही संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है, राज्य सरकार की शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। जो भाग 5 में लिखा हुआ है वह केंद्र सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यहीं से शक्तियां लेती हैं, जो ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में भाग 6 में जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका लिखा हुआ है, वो भी अपनी शक्तियां यहीं से प्राप्त करते हैं। लेकिन भारत का जो संविधान है वो अमेरिका के संघवाद की तुलना में अगर हमें देखें थोड़ा अलग है, क्योंकि इकाइयों को अलग संविधान बनाने की इजाज़त जो है वो अमेरिका ने दे रखी है। अमेरिका के अंदर केंद्र का और उसके राज्यों का अलग अलग संविधान होता है। मतलब अमेरिका के अंदर संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल हैं। ये केवल वे आर्टिकल हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित लिखे हुए हैं, बाकी सभी शक्तियां राज्य सरकारों को सौंप दी गई हैं। मतलब राज्य सरकारों को सौंप देने का मतलब है राज्य सरकार के अलग संविधान है, राज्यों के लिए अलग संविधान है। प्रत्येक राज्य अमेरिका में अपने लिए अलग अलग संविधान बनाता है। लेकिन भारत में एकल संविधान है, संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान है। इसी कारण से भारत का संविधान इतना विशाल हो गया, वृहद संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान से पवित्र कुछ नहीं है। अगर संविधान को कहीं भी किसी भी प्रयास में तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास किया गया तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके बचाव में आ जाएगा, न्यायपालिका उसे सुरक्षित रखेगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। अगली विशेषता है चौथी, एकल नागरिकता। ये भारत के संविधान की विशेषता भी है अपने आप में, एकल नागरिकता। और भारत में अगर हम कहें कि संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व तो भी यही है। तो एक जगह अगर हम इस पॉइंट को याद कर लें तो
दोनों जगह हम प्रयोग कर सकते हैं। भारत के संविधान की विशेषता के रूप में भी लिख सकते हैं और संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के रूप में भी लिख सकते हैं। एकल नागरिकता संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग किसमें? 2 में। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के लिए प्रावधान किए गए हैं और नागरिकता जो है उसके लिए अलग से अधिनियम भी संसद ने बनाया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम बना हुआ है अलग से, जिसको लेकर हाल ही में विवाद आया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो अभी 2019 में आया, इसको अभी विवाद के रूप में आप पढ़ रहे होंगे, अखबारों में देख रहे होंगे। वो उसका संबंध संविधान के भाग 2 से है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब जैसे अमेरिका में संघवाद है, तो अमेरिका में केंद्र की नागरिकता अलग है, राज्य की नागरिकता अलग है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका करता है। लेकिन इसके विपरीत भारत में ऐसी संघीय व्यवस्था है जहां एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है। भारत में इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि जब संविधान बन रहा था तब देश विभाजित भी हो रहा था, भारत और पाकिस्तान बन रहे थे। विखंडनकारी प्रवृत्तियां भारत में जो है उसमें कार्य कर रही थी। इसलिए भारत को एकजुट करने के लिए, चाहे वो जाति हो, संप्रदाय हो, धर्म हो, चाहे वह लिंग हो, भाषा हो, तो इस प्रकार से पूरे देश को एक रखना जरूरी था। इसलिए एक नागरिकता का प्रावधान किया गया, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। उसके बाद में अगली विशेषता है केंद्रीय व्यवस्थापिका में, मतलब संसद में राज्यों की प्रतिनिधि संस्था, राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा करती है। तो अगला पांचवी जो विशेषता है वो है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन। पांचवी विशेषता केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का